नहीं, बुकलेट दूंगा अभी, आज आने वाला है बुकलेट, अभी आया नहीं, आ जाएगा तो अगर क्लास पीरियड में भी आ जाएगा तो मैं दे दूंगा, ठीक है। तो ये सारे चीज़ बुकलेट में है। जैसे इलास्टिसिटी क्या है, जैसे एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हमने क्या किया, थोड़ा सा इलोंगेट करके छोड़ दिया, जैसे इतना इलोंगेट करके छोड़ा, फिर से अपने ओरिजिनल शेप साइज को गेन कर लिया, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी बोलेंगे। और इस मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक मटेरियल बोलेंगे, ठीक है। एक होता है प्लास्टिसिटी, जैसे मान लो कि ये मान लो कि सब कुछ भी है, इसको यहाँ तक हमने इलोंगेट करके छोड़ दिया तो इतना ही रह गया, ये अपने ओरिजिनल शेप साइज को गेन नहीं किया, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी बोलते हैं। जैसे रबड़ तो देखे ही हो, रबड़ को हम क्या करते हैं, इतना इलोंगेट करके छोड़ देंगे तो फिर से अपने शेप साइज पे आ जाएगा। जैसे मान लो कि ये कोई सॉलिड है, मे बी रबड़ में भी स्प्रिंग, इसका लेंथ मान लो कि एल है, एल नॉट है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस पे हमने फोर्स लगा दिया, इस पे हमने फोर्स लगा दिया एफ और एफ, तो इसका लेंथ हो जाता है एल नॉट प्लस डेल्टा एल, ठीक है। अब जैसे हमने फोर्स हटाया तो फिर से इसका वापस से लेंथ क्या हो जाता है, इसका वापस लेंथ हो जाता है एल नॉट, तो इस बॉडी को हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक बॉडी। यानी कि जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स हटा लिए तो फिर से बॉडी अपने ओरिजिनल शेप साइज को रीगेन कर लिया, तो उसको हम बोलेंगे इलास्टिक बॉडी। और इस प्रॉपर्टी को जिससे फिर से अपने गेन किया उसको हम बोलेंगे इलास्टिसिटी, ठीक है। अच्छा, दूसरा है प्लास्टिसिटी। जैसे सेम में ही कंडीशन हमें, जैसे मान लो कि इसका लेंथ है एल नॉट, ठीक है। अब इस पे हमने क्या किया, इस पे हमने फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया एफ और एफ, तो इस केस में इसका लेंथ मान लो कि हो जाता है एल नॉट प्लस डेल्टा एल, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस फोर्स को हटा लिया तो भी इसका लेंथ कितना हो जाता है, प्लस डेल्टा एल, तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, प्लास्टिक बॉडी बोलेंगे, और इस प्रॉपर्टी को प्लास्टिसिटी बोलते हैं। यानी कि एक्सटर्नल फोर्स हमने हटा लिया तो भी वो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप साइज में नहीं आया। जैसे पोलोथीन है, पोलोथीन को ऐसे लगा कर छोड़ देते हैं तो फिर से अपने शेप को गेन करता है नहीं। आप जो भी प्लास्टिक का चीज़ है उसको एक बार हम ऐसे करके आप फोर्स लगा के छोड़ देंगे तो बस उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा, इसमें भी डिफॉर्मेशन आएगा। डिफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, जिसका ओरिजिनल शेप साइज है वो चेंज हो जाना, तो इसमें तो डिफॉर्मेशन हो गया, लेकिन जैसे ही हमने एक्सटर्नल फोर्स को हटाया फिर से वो डिफॉर्मेशन क्या हुआ, समाप्त हो गया। यानी कि बॉडी अपने ओरिजिनल शेप साइज को गेन कर लिया, तो इस इलास्टिसिटी है, ठीक है। और प्लास्टिसिटी में क्या होता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है, ये अपने ओरिजिनल शेप साइज को गेन रीगेन नहीं करेगा, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी, ठीक है। और इस मटेरियल को हम बोलेंगे प्लास्टिक और इसको इलास्टिक, ठीक है। तो इसको चीज़ को लिख लो और डिफिनीशन बुकलेट में है सब, इस चीज़ को बना लो। इस चैप्टर में मात्र 5-6 फॉर्मूला है, उसके बाद में चैप्टर यही है, स्ट्रेन स्ट्रेस, तो आज इस चैप्टर के जितने फॉर्मूला है सब मैं करा दूंगा और नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन करा दूंगा। मुश्किल से 20 क्वेश्चंस हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इसके बाद जो थर्मल प्रॉपर्टी जो वो भी इजी इजी है, जो मुश्किल चैप्टर था वो सब निकल गया। एक और है फ्लूइड, उसमें भी थोड़ा
कर लिए नोट? हो गया? उसके बाद में नेक्स्ट लिखो स्ट्रेस। स्ट्रेस, और इसमें होता है टेंसाइल स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस, टेंजेंशियल और शियरिंग। हाइड्रोलिक स्ट्रेस, सबका बस फिगर डायग्राम ड्रॉ करना है और सब में याद रखना है कि इसमें होता क्या है। सबका फॉर्मूला एक ही है। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में क्रॉस सेक्शनल एरिया। पढ़ाई हो गया है स्कूल में? हो गया ये स्ट्रेस? नहीं, वो पहले चैप्टर में हमने डायमेंशन में दे दिया था। अच्छा अच्छा, ठीक है, इतना लिख लो। उसके बाद में हम आते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। जैसे मान लो कि एक सॉलिड है जिसका लेंथ है एल नॉट, ऐसे गिवन है। अब हमने इस पे फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया। एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो इस केस में यहाँ पे हमने कर दिया F और यहाँ पे हमने कर दिया F, तो ये डिस्टेंस हो जाता है एल नॉट प्लस डेल्टा एल। और इस केस में इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, अब यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? ए है। ठीक है, तो इस केस में टेंसाइल स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन में क्रॉस सेक्शनल। और ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? ऐसा यूनिट बताओ। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बस यही होता है। तो इस टेंसाइल स्ट्रेस में क्या होता है? उस बॉडी का लेंथ क्या होता है? इंक्रीज करता है। इलोंगेशन। हो गया? बस सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। अभी देखो मैं इसका न्यूमेरिकल कराऊंगा, एकदम बिल्कुल इजी है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड है कंप्रेसिव स्ट्रेस। बिल्कुल छोटा होगा। अब इस पे हम क्या करते हैं? फोर्स तो इक्वल एंड अपोजिट ही लगाना है। सभी केस में नेट फोर्स कितना है इस पे? 0। ऐसे हमने कर दिया F, यहाँ पे हमने F कर दिया, तो इसका लेंथ हो जाता है एल नॉट माइनस डेल्टा एल, ऐसे।
और इस केस में कंप्रेसिव स्ट्रेस हो जाएगा, फार्मूला तो सेम ही होना है, एफ अपॉन में ए, और इसका भी ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो कितना टाइम पे आई है। जल्दी जल्दी इसको नोट करो। सुनो एक बार, सुन लो। जैसे सुनो, जैसे स्प्रिंग है, ये क्या बोलते हैं, इलास्टिक बॉडी क्या है और प्लास्टिक बॉडी क्या है, बताओ। जैसे ये स्प्रिंग है, हमने क्या किया, या रबड़ है, हमने क्या किया, इसको इतना इलोंगेट करके छोड़ दिया। जैसे ही फोर्स हम छोड़ते हैं तो रबड़ क्या होता है, अपने ओरिजिनल शेप साइज को गेन करता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी, और रबड़ को हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक बॉडी। जैसे एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को मतलब कि एक लिमिट तक हम क्या करते हैं, इसको ऐसे इलोंगेट कर दिए, छोड़ दिए। जैसे ही हमने फोर्स हटाया तो फिर से अपने स्प्रिंग क्या होता है, ओरिजिनल शेप साइज में आता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक बॉडी। और जिस प्रॉपर्टी के चलते अपने फिर से शेप साइज को रीगेन कर लेता है उसको क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। ठीक है। अच्छा मान लो कि जैसे ये कोई सॉलिड बॉडी है, ठीक है, इस पे हमने फोर्स लगा के इसको इतना तक इलोंगेट कर दिया। जब हम फोर्स हटाए तो ये इतना ही तक रह गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्लास्टिक बॉडी। जैसे प्लास्टिक है, पोलोथीन है, उसको इलोंगेट करके छोड़ते हैं तो फिर से अपने शेप को गेन करता है, नहीं। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं प्लास्टिक बॉडी। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, जिसके चलते उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया, उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। समझ में आया। तो ये सब चीज़ मैं करा दिया हूँ। उसके बाद में मैं पढ़ा रहा हूँ स्ट्रेस। स्ट्रेस होता है एक टेंसाइल, एक होता है कंप्रेसिव, एक होता है टेंजेंशियल और शियरिंग, और दूसरा होता है वॉल्यूम और हाइड्रोलिक। ठीक है, इतना पहले नोट करो। टेंसाइल में क्या होता है, जैसे मान लो कि ये कोई सॉलिड है, यहाँ पे देखो ये सॉलिड है, इसका लेंथ कितना है, L नॉट है। हमने क्या किया, इस पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाया, ऐसे लगाया, तो इसका लेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। तो लेंथ कितना हो गया, L नॉट प्लस डेल्टा L, पहले कितना था, L नॉट था। तो इस केस में टेंसाइल स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि जो हमने फोर्स लगाया उसमें से किसी के का मैग्नीट्यूड अपॉन में इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, दूसरा हमने बताया था कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब जैसे सॉलिड है, इसका लेंथ कितना है, L नॉट है। अब फोर्स हमने ऐसे लगा दिया, तो क्या होगा, इस केस में इसका लेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा या कांस्टेंट रहेगा, डिक्रीज करेगा। तो पहले लेंथ था L नॉट, इसका लेंथ कितना हो गया, L नॉट माइनस डेल्टा L। तो इस केस में भी कंप्रेसिव स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है F अपॉन में, सभी केस में F अपॉन में होता है, इसका भी इससे यूनिट ही हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी इसको नोट करो। अच्छा, उसके बाद में है टेंजेंशियल, और तुम लोग बुक खोल लो, अभी थोड़ा फिगर कॉम्प्लिकेटेड है। देखो ये देख रहे हो,
ये देखो, यार ऐसे मैं करके बता रहा हूँ। देखो जैसे ये बुक है, ऐसे हमने रखा, और देखो वहाँ पे देख रहे हो ना बुक वाला जो बताया हुआ है, देख लो वहाँ पे। हाँ नहीं देखो वहाँ पे बुक, हाँ एक बुक का है ना, और पीछे तो, और पीछे करो, और पीछे करो। हाँ देखो वहाँ पे बुक जो दिखाया हुआ है ना, वहाँ पे। अब देखो ऐसा हम करते हैं कि इसके ये कर दिए, और इस हैंड से हम इधर फोर्स लगाते हैं, इस हैंड से इधर और इस हैंड से इधर, तो इसमें कुछ ऐसे आएगा। तो अभी हमने जो पढ़ाया उसमें दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या था, सेम था, फोर्स इक्वल था, अपोजिट था, और दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या था, सेम था। लेकिन इसमें भी फोर्स क्या है, इक्वल है, अपोजिट है, बस दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। जैसे यहाँ पे फोर्स हम ऐसे लगा रहे हैं और यहाँ पे फोर्स हम कुछ ऐसे लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो बनाना मुश्किल है, तो ये मैं बताता हूँ। इसमें हम सी पार्ट में लिखेंगे टेंजेंशियल, और सियरिंग। तो देखो इसमें हम फिगर ऐसे बना देते हैं, जैसे मान लो कि एक ऐसे है, ये बुक का फिगर बनाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए ऐसे ऐसे बना दिया, ठीक है। नहीं बुक नहीं है, सिलेंडर है, जैसे बुक है उसका फिगर बनाना मुश्किल है, ठीक है। तो ऐसे देखो, और इसको हम ऐसा करते हैं, इस पे फोर्स हमने ऐसे लगा दिया और इस पे फोर्स हमने ऐसे लगा दिया, तो ये सिलेंडर कुछ ऐसे हो जाएगा। इसमें भी दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, एक ही लाइन के लोग नहीं लग रहा है। इसमें क्या है, एक ही लाइन के लोग लग रहा है, तो इसमें कुछ ये ऐसे हो जाएगा, और ये एंगल थीटा हो जाएगा। ये मान लो कि तुम्हारा एक्स है और इसका लेंथ मान लो कि एल नॉट है, तो ये भी कितना हो जाएगा, एल नॉट हो जाएगा, ठीक है। और इस केस में भी टेंजेंशियल और शियरिंग स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया ही होगा। लेकिन इसमें याद रखना है कि फोर्स तो इक्वल होगा, अपोजिट होगा, लेकिन दोनों कोलिनियर नहीं होगा इस केस में। क्या, क्यों नहीं लग सकता, एकदम डिफॉर्म हो जाएंगे। सुनो, जैसे अगर इस पे मैं एक 1 kg का भी वेट रख दूं तो इसमें भी डिफॉर्मेशन आएगा, लेकिन आएगा वो चीज़ हम देख नहीं पाएंगे, इतना कम होगा कि उस चीज़ को हम फील नहीं कर सकते हैं। डिफॉर्मेशन होता है, जैसे तुम छत पे चली गई तो डेफिनेटली उसमें डिफॉर्मेशन होगा, लेकिन उस चीज़ को हम देख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो सभी में होता है, कुछ ना कुछ तो डिफॉर्मेशन होगा। जैसे अभी दिया हुआ है कि एक स्टील रॉड है, इसमें हमने वेट कर दिया तो इसमें इलोंगेशन बताओ। एक स्टील रॉड है, जैसे तुम देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5, हाँ 5, खोलो बुक खोलो, हाँ ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। तुम क्या देख रही हो मोबाइल में, अच्छा वो 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ 2r16 वही, हाँ। अब देखो इसमें क्या कहा जा रहा है, चलो वो देखो 5th क्वेश्चन देखो तुम। हाँ हाँ इलोंगेशन हो सकती है, तो मैं अब इसको मैं इतना बना दूँ, ऐसे बना दूँ, ऐसे बना दूँ, तो फिर कैसे हम फिगर कैसे क्लियर होगा।
एक होता है लेकिन नेग्लिजिबल होता है। देखो उसमें डायमीटर गिवन है, उसका रेडियस गिवन है। हाँ, तो कितना इलोंगेशन होगा उसका वेट देख लो कितना दिया हुआ है, तो हमको दिखाई देगा कि इसमें इसका लेंथ कुछ बढ़ गया, दिखाई देगा। अगर स्टील वायर है उतना वेट मैं उसमें ऐसे कर दूं तो वो दिखाई देगा कि इसका वेट बढ़ गया, नहीं दिखाई देगा। और वो निकालोगी तो उसमें माइक्रोमीटर में आएगा, 10⁻⁴ मीटर में आएगा, 10⁻⁵ मीटर में आएगा, तो हम क्या देख पाएंगे उसको। लेकिन ऐसा होता है। चलो ठीक है, इसको नोट करो। इसमें मुश्किल से 5-6 फार्मूला है इस चैप्टर में, और सारे उसी पे क्वेश्चन है। योंस मॉडुलस, बल्क मॉडुलस अभी मैं पढ़ाऊंगा, पहले ये सब हो जाए। सर स्ट्रेस होता क्या है ये तो बताओ। स्ट्रेस होता क्या है? एक फोर्स अपॉन में एरिया, फिजिकल क्वांटिटी है। टॉर्क क्या होता है? प्रेशर क्या है? फोर्स अपॉन में एरिया। उसी तरह से फिजिकल क्वांटिटी है जो होता है फोर्स अपॉन में एरिया। तो प्रेशर और स्ट्रेस सेम है? सेम है, दोनों सेम है, यही तो प्रेशर होता है। ठीक है, उसके बाद में लिखो वॉल्यूम, वॉल्यूम और हाइड्रोलिक स्ट्रेस। जैसे मान लो, कि ये मान लो कि कोई है सॉलिड बॉडी है, इसका वॉल्यूम मान लो कि एयर में V0 है, ठीक है। अच्छा, इसको जब मान लो कि डीप सी में हम रख देते हैं, इसको हमने क्या किया, डीप सी में रख दिया, तो इस फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? इस पे किस साइड से लगेगा? ऊपर से चारों तरफ से लगेगा। तो इस पे फोर्स क्या लगेगा? ऐसे ऐसे लगेगा, यहाँ से भी एफ लगेगा, यहाँ से भी लगेगा एफ, यहाँ से भी एफ लगेगा, और ये क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम में रहेगा, यानी कि इस पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। तो इस केस में वॉल्यूम स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन में एरिया। अगर ये मान लो कि स्फेरिकल है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 4πr²। ठीक है, अगर क्यूबिकल है तो उस केस में भी हो जाएगा उसका एरिया। ऐसे मोस्टली स्फेरिकल के केस में ही है, तो इस केस में हो जाएगा F/A, और सबका ऐसे यूनिट सेम होता है। तो स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन में एरिया। ये सभी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में मैंने बता दिया कि कैसे होता है। टेंसाइल क्या होता है, कंप्रेसिव क्या होता है, टेंजेंशियल क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। सर ये बस बैलेंस फोर्स इसके ऊपर ही रखते हैं? हाँ, इसी यानी कि सभी केस में देखो उस पर नेट फोर्स कितना था? 0 था, नेट फोर्स 0 था। लेकिन फर्स्ट दो केस में, कंप्रेसिव में या टेंसाइल में, दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन भी क्या था? यानी कि कोलिनियर था, एक ही लाइन के लॉन्ग लग रहा था। लेकिन इसमें और इसमें क्या हुआ? दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन कोलिनियर नहीं है, एक लाइन के लॉन्ग नहीं है। हो गया। उसके बाद में लिखो स्ट्रेन। अब पढ़ना है स्ट्रेन, और इसमें भी है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन।
शियरिंग स्ट्रेन। स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, शियरिंग स्ट्रेन और वॉल्यूम स्ट्रेन। और स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है डेल्टा एल अपॉन में एल, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। जैसे फर्स्ट में हम करते हैं इसमें ये चीज है जैसे इसका लेंथ मान लो कि एल नॉट है, इस पे फोर्स हमने एफ लगाया, इस पे फोर्स हमने एफ लगाया, तो इसका लेंथ हो गया एल नॉट प्लस डेल्टा एल। इस पे फोर्स हमने ऐसे लगाया और इस पे फोर्स हमने ऐसे लगाया, तो इस केस में इसका लेंथ कितना हो जाएगा एल नॉट माइनस डेल्टा एल। तो इस केस में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला हो गया चेंज इन लेंथ दैट इज डेल्टा एल अपॉन में एल नॉट। इससे यूनिट क्या हो जाएगा इसका, बताओ इससे यूनिट क्या हो जाएगा। ये यूनिट लेस है क्योंकि दो लेंथ का रेशियो है और डायमेंशन लेस है, ठीक है। चलो चलो इसको नोट करो। अब ये तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये तो एकदम फॉर्मूला पर क्या तो अभी बस यही सब है, यही सब है, हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट है बी में शियरिंग या टेंजेंशियल। जैसे अभी हमने बनाया था ये, और इस एंगल को हमने बताया था थीटा। तो इस केस में शियरिंग स्ट्रेन इक्वल टू होता है एक्स अपॉन में एल नॉट, इसको हम लिख सकते हैं टेन थीटा, अप्रोक्सीमेटली हम लिख सकते हैं थीटा। ये अभी बताया था ना एक्स क्या है एल नॉट क्या है। और इसमें टेन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और इसमें क्या होता है थीटा तो बहुत बड़ा होता नहीं है, थीटा टेंस टू जीरो होता है। तो ये भी मैथ में लिमिट में तुम लोग पढ़ के आए हो कि जब थीटा टेंस टू जीरो तो टेन थीटा इक्वल टू थीटा, इसीलिए हमने लिखा थीटा। ये इलास्टिक बॉडी कब होगा,
जब फोर्स ये दोनों फोर्स हटा ले तो फिर से इस सिचुएशन में आ जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इलास्टिक बॉडी। अगर फोर्स हटा ले इसी सिचुएशन में रह जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे? बॉडी। अब नेक्स्ट लिखो वॉल्यूम स्ट्रेन। अच्छा, अभी हमने बताया था कि इसका वॉल्यूम क्या है, यहाँ पे वी नॉट है, ठीक है। अगर इसको हमने डीप सी में रख दिया तो इसका वॉल्यूम कुछ ये है वी नॉट, ये हो जाएगा वी नॉट माइनस डेल्टा वी, और अभी तो हमने बताया ही था फोर्स ऐसे लगेगा। तो इस केस में हो जाएगा वॉल्यूम स्ट्रेन डेल्टा वी अपॉन में वी नॉट, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम। एकदम चेंज कर देगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसे कैसे हो जाएगा? अभी तुम बताई कि वो स्टील में दिया हुआ है कि उसमें जो इलोंगेशन होगा, तो ऐसे दिखेगा कि हमको उसमें वॉल्यूम चेंज होगा? एकदम चेंज होगा। जब इसको हम डीप सी में रखते हैं तो इसमें वॉल्यूम चेंज होगा। एकदम एरिया भी चेंज होगा। वो एरिया जो इसका जो चेंज होने के बाद में जो एरिया है उसका एरिया क्या? नहीं, बाद में आई नहीं, बाद में जो होगा उसका एरिया, बाद में जो होगा उसका एरिया। और देखो ये देख लो, ये देख लो, ये फिगर में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है। अब लिखो हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, HOOK पोस्ट ऑफिस एस लॉ। तो लिखो अंडर द इलास्टिक लिमिट और अंडर द इलास्टिक लिमिट और फॉर ए स्मॉल डिफॉर्मेशन, ये क्या लिखा है? क्या चीज है अंडर द इलास्टिक लिमिट? बताओ। अंडर द इलास्टिक लिमिट यानी कि उसमें हम इतना डिफॉर्मेशन करें जहां से एक्सटर्नल फोर्स हम हटा ले तो फिर से अपने ओरिजिनल शेप साइज को गेन कर ले, उसी को बोलते हैं अंडर द इलास्टिक लिमिट। जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग जैसे मान लो कि इतना बड़ा स्प्रिंग है, ये मान लो कि स्प्रिंग है, इसको इतना इलोंगेट करके छोड़ देंगे तो अपने शेप साइज में आ जाएगा। अगर इसको इतना हम कर दे तो क्या? तो इतना अगर हम कर दे तो इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा, तो उस केस में ये अप्लीकेबल नहीं है। हुक्स लॉ किसके लिए अप्लीकेबल है? फॉर ए स्मॉल डिफॉर्मेशन, यानी कि इसमें हम इतना डिफॉर्मेशन करें, इतना फोर्स लगाएं जहां से हम एक्सटर्नल फोर्स जब हम हटा लें तो फिर से ये बॉडी अपने ओरिजिनल शेप साइज को रीगेन कर ले, उसी लिमिट तक हुक्स लॉ अप्लीकेबल है। इसमें कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं आना चाहिए, अदरवाइज उसके वहाँ पे हुक्स लॉ अप्लीकेबल नहीं है। तो वही हमने क्या लिखा है? अंडर द लिमिट और फॉर ए स्मॉल डिफॉर्मेशन स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। उस केस में अगर स्ट्रेस को हम डबल कर देंगे तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। वो प्रोपोर्शनल टू होता है कब? अंडर द इलास्टिक लिमिट, यानी कि उस वहाँ तक हम फोर्स लगाए जहाँ से एक्सटर्नल फोर्स हटा ले तो फिर से वो अपने शेप साइज को रीगेन कर ले, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं, तो इसमें एक फॉर्मूला होता है स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, दैट मीन्स स्ट्रेस इज इक्वल टू समथिंग, कोई कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो।
अब लिखो योंग्स मॉडुलस। योंग्स मॉडुलस उसको कैपिटल वाई से डिनोट करते हैं, कैपिटल वाई से डिनोट करते हैं। तो लिखो विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या होगा? हाँ, इतना हम मैक्सिमम कर दें जहाँ से हम एक्सटर्नल फोर्स हम टालें तो फिर से अपने शेप साइज को गेन कर ले। तो विद इन इलास्टिक लिमिट कोमा द लॉन्गिट्यूडनल, नहीं, विद इन इलास्टिक लिमिट कोमा द रेशियो ऑफ, विद इन इलास्टिक लिमिट कोमा द रेशियो ऑफ टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस टू द longitudinal strain is called Young's modulus. Compressive stress upon longitudinal strain. ये strain it is the ratio of, यानी कि within elastic limit the ratio of compressive और tensile stress to longitudinal strain is called Young's modulus. तो ये क्या चीज़ है? योंग्स मॉडुलस इक्वल टू हमने बताया कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो हमने क्या फार्मूला लिखाया था? कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेस का फार्मूला हमने क्या लिखाया था? फोर्स अपॉन में एरिया। तो ये कितना हो जाएगा? फोर्स अपॉन में एरिया। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमने क्या लिखाया था? चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल अपॉन में एल नॉट। तो आफ्टर सोल्विंग ये क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। एफ अपॉन में ए डेल्टा एल इंटू एल नॉट, यही हो जाएगा योंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला। और योंग्स मॉडुलस डिपेंड्स ऑन, नीचे लिखो योंग्स मॉडुलस डिपेंड्स ऑन मटेरियल। जैसे स्टील का योंग्स मॉडुलस डिफरेंट होता है, एल्युमिनियम का डिफरेंट होता है, कॉपर का डिफरेंट होता है, वो सबका अलग अलग होता है। हाँ, कांस्टेंट होता है, सबके लिए नहीं, डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। और वो क्वेश्चन में गिवन रहेगा या बुक में टेबल है वो गिवन रहेगा, ठीक है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं जो अभी 5th क्वेश्चन हमने बताया था ना एनसीईआरटी का। एफ क्या है? कंप्रेसिव फोर्स या टेंसाइल फोर्स, ठीक है। अब क्वेश्चन खोलो, क्वेश्चन 5th एनसीईआरटी का। इसमें 2 रॉड गिवन है, एक है स्टील और दूसरा है ब्रास। एक का लेंथ है, पहले इस फिगर को मैं बना देता हूँ, ये है ये हमारे न्यू बुक के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 8.5, ठीक है। ये कुछ ऐसे गिवन है, देखो इसमें भी कैलकुलेशन बहुत टफ है। ये है तुम्हारा 6 kg और ये 4 kg और ये है तुम्हारा, ये है 1.5 मीटर और ये स्टील है और 1 मीटर ब्रास है, ठीक है। तो इसमें हमको क्या फाइंड करना है? कंप्यूट द इलोंगेशन ऑफ स्टील एंड ब्रास वायर।
इसमें कितना इलोंगेशन होगा वही हमको फाइंड करना है। तो देखो स्टील का योंग्स मॉडुलस हमको नोन है, ब्रास का भी योंग्स मॉडुलस नोन है, और वो टेबल गिवन है उसमें देख लो, ये गिवन है टेबल तुम्हारा, ये पेज नंबर है 235 ओल्ड बुक में 235, और देखो यहाँ पे योंग्स मॉडुलस सब गिवन है। तो तुम लोग करोगे या मैं करूँ? चलो इसको मैं करके बताता हूँ। अच्छा देखो इसमें सपोज करो कि टेंशन एफ है, T1 ले लेते हैं, तो इसमें टेंशन कितना हो जाएगा? T2 हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा तो T1 T2 ही फोर्स है, यही फोर्स है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बताओ, ये 6 kg का बताओ, तुम बताओ, इसका बताओ। ऊपर टेंशन कितना? T1 T2, T1 नीचे mg, तो इसमें T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? mg हो जाएगा, और मास कितना है? 6 है, और इसको 10 ले लो, तो T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अच्छा अब हम लिखते हैं योंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास इक्वल टू हम लिख देंगे T1 A अपॉन में डेल्टा L इंटू L नॉट लिख देंगे। सॉरी क्या? जिसमें भी लेंथ निकालना हो, इंक्रीज इन लेंथ या फोर्स टेंशन, उसमें योंग्स मॉडुलस ही लगाएंगे। डेल्टा एल बाई एकदम लगाएंगे, डेल्टा एल अपॉन में एल, तो डेल्टा एल हम फाइंड कैसे करेंगे? डेल्टा एल ही हमको फाइंड करना है, एल नोट तो गिवन है, डेल्टा एल हमको फाइंड करना है। तो अगर स्ट्रेन गिवन होता तो हम लगाते, ठीक है ना। और कुछ नहीं है, जैसे जहाँ भी लेंथ में इंक्रीज डिक्रीज अभी सभी में पढ़ा दूंगा, जैसे वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम लगाना हो, तो इसमें तो चेंज इन वॉल्यूम है नहीं, तो उसके लिए हम बल्क मॉडुलस करेंगे। जैसे लेटरल शिफ्ट निकालना हो, लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, तो किस में आता है? वो तो शियरिंग में आता है, तो हम शियरिंग मोड वो निकालेंगे, ठीक है। इसमें जैसे लेंथ इन चेंज निकालना है तो यही लिखाएंगे। तो एक क्या फॉर्मूला है जल्दी बताओ तो? एल नॉट अपॉन में ए इंटू डेल्टा एल, यही फॉर्मूला हमने लिखाया था। तो डेल्टा एल इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या? T1 एल नॉट अपॉन में ए इंटू वाई कर देंगे, इसमें भी कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। अच्छा T1 कितना गिवन है, किसके लिए मैं कर रहा हूँ? फॉर ब्रास। तो T1 आ गया 60, लेंथ कितना है? 1 मीटर, और एरिया कितना है? क्रॉस सेक्शनल एरिया देखना इसमें कितना गिवन है क्या? एक मिनट। 2 वायर ऑफ डायमीटर गिवन है 0.25। हाँ तो वायर सिलेंडर टाइप का होता है, तो इसको लिख दो ऐसे, थोड़ा एक मिनट और करता हूँ इसको मैं। ये हो जाएगा T1 एल नॉट अपॉन में कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर इंटू योंग्स मॉडुलस हो जाएगा, और फॉर्मूला पुट करते हैं तो 60 इंटू 1 अपॉन में 3.14, और रेडियस कितना हो जाएगा? डायमीटर का हाफ, तो डायमीटर गिवन है तुम्हारा कितना? 25 इंटू 10 हम लिख सकते हैं -4, देखो मीटर इतना कर सकते हैं। तो रेडियस कितना होता है? डायमीटर का हाफ, तो ये कितना हो जाएगा? 12.5 इंटू 10 कितना हो जाएगा? -4 मीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं 1.25 इंटू 10 - 3 मीटर, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे 1.25 इंटू 10 - 3 का स्क्वायर कर दो। अच्छा योंग्स मॉडुलस, अब देखो योंग्स मॉडुलस ब्रास का कितना गिवन है? तो सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होता है? जितना ही होता है। सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होता है वो मैं पूछा हूँ, इसमें हम क्रॉस सेक्शनल एरिया यूज करते हैं ना। जैसे हमने फोर्स इस पे ऐसे लगाया, तो हमने ए एरिया लिया, ये जो एरिया है इसको हमने लिया। हाँ नहीं, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, जैसे इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? इसका एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया है, सरफेस एरिया थोड़ी मैं पूछ रहा हूँ।
सरफेस एरिया नहीं पूछ रहा हूँ, जैसे कुछ तो है नहीं कि मैं बताऊँ। जैसे ये मान लो कि ये तुम्हारा सिलेंडर है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब हुआ, जैसे मान लो कि ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का मीनिंग क्या हुआ? कौन सा एरिया? ए वाला एरिया नहीं, सरफेस एरिया पूरा होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये होता है, सरफेस एरिया टोटल होता है। तो अभी कंफ्यूजन दूर कर लो, ए एरिया होता है। अभी मैं बार वहाँ पे लग रहा है और वही मैं लिखाया हूँ वहाँ पे। तो पाई आर स्क्वायर, और इसमें ब्रास का योंग्स मॉडुलस देखो बुक में गिवन होगा, ऐसे क्वेश्चन में आएगा तो एक गिवन रहेगा डेफिनेटली। नहीं देखो ऊपर में क्या दिया हुआ है, ब्रास का दिया नहीं है, लेकिन गिवन होना चाहिए, वो नहीं गिवन रहेगा तो फिर निकाल ही नहीं पाएंगे। अभी मैं निकाल के बताता हूँ। चलो मैं अभी बताता हूँ। ब्रास, ब्रास का गिवन है, योंग्स मॉडुलस लिखो 9.1 इंटू 10⁻10, 9.1 इंटू 10⁻10। तो यहाँ पे अब स्पेस तो है नहीं, इसको थोड़ा मैं ऐसे करता हूँ, तो यहाँ पे लिख दो इंटू 9.1 इंटू 10⁻10, और आफ्टर सोल्विंग जो भी आएगा उसको हम क्या लिख देंगे? मीटर। नहीं बिल्कुल नहीं, वो गिवन रहेगा, वो सब डाटा गिवन रहेगा। क्या? अब ये सब कैलकुलेटर है, निकाला जाता है जब सिविल। क्या? ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो है, इससे हम इतना बड़ा होता है। और जब सिविल इंजीनियरिंग करोगी तो इस सब का बुक एक पढ़ना पड़ेगा तुमको सिविल इंजीनियरिंग में। ठीक है, अब ये कैलकुलेट कर सकते हो ना कितना आएगा है? क्या आंसर तो देखना पड़ेगा, चलो ठीक है, जो भी आए उतना हो जाएगा। अब चलो अब इसमें निकालना है। अब इसमें भी कैलकुलेशन जो भी है विदाउट कैलकुलेटर नहीं किया जा सकता, बहुत टफ है इसमें भी कैलकुलेशन। तो पेपर में इतना आए तो इतना लिख के छोड़ दो, इतना तो करके छोड़ दो, यहाँ तो करके छोड़ दो। हाँ तो बस क्या एकदम इतना करके तुमको हाफ मार्क्स काटा जाएगा, नहीं तो ये कौन कैलकुलेशन करेगा? और इस चैप्टर में यही निकालना है, पूरे चैप्टर में चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, कितना इलोंगेशन होगा, योंग्स मॉडुलस से स्ट्रेन गिवन है तो स्ट्रेस गिवन है तो योंग्स मॉडुलस निकालो, यही सब गिवन रहेगा। इतना नोट कर लिए? अच्छा चलो अब इसका निकाल के बता दो, इसमें कितना इलोंगेशन होगा स्टील में। तो सबसे पहले अब स्टील में देखेंगे, तो बताओ इसका 4 kg ब्लॉक का बताओ फ्री बॉडी डायग्राम।
कितना हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, ठीक ठीक है। T2 इक्वल टू 40 न्यूटन। अच्छा ठीक है। अच्छा इस केस में क्या होगा, इस केस में टेंशन कितना होगा 40, नहीं ऐसे नीचे T1 भी लग गया और इस केस में भी दोनों में 40 लगेगा, T1 भी लगेगा। ठीक है, तो ऊपर में ऐसे लगाओ T2 T1 और नीचे में इसका mg और नीचे में क्या लगेगा T1 भी लगेगा। ठीक है, तो इस केस में नहीं T2, हाँ T2, तो T2 इक्वल टू कितना लिखेंगे T1 प्लस mg, तो ये अभी 60 था और ये 40, तो T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 न्यूटन। ठीक है, अब इसमें हमको निकालना है कि इसमें जैसे इसका हमने ले लिया था डेल्टा 1b और इसमें लिख देते हैं डेल्टा 1 डेल्टा एल एस स्टील के लिए, तो फिर हम लिखेंगे क्या योंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इक्वल टू T2 एल नॉट अपॉन में डेल्टा एल एस इंटू ए। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, नहीं लिखा तो हम ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा एल एस इक्वल टू हम लिख सकते हैं T2 एल नॉट अपॉन में योंग्स मॉडुलस स्टील इंटू ए, तो ये कितना हो जाएगा 100 और ये है 1.5 और स्टील का योंग्स मॉडुलस देखो तो 9, यानी कि 2 इंटू 10 टू पावर हम क्या लिख सकते हैं 11, और अभी एरिया कितना आ रहा था 3.14 पाई और आर स्क्वायर था 1.25 इंटू 10 टू पावर स्क्वायर, और डेल्टा एल स्टील हम ऐसे फाइंड कर लेंगे। अब बताओ इसमें क्या मुश्किल है, कुछ नहीं है, फॉर्मूला पुटिंग है। इसमें कैलकुलेशन ही मुश्किल है और कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा एक क्वेश्चन नंबर देखो 9.1 एग्जाम्पल 9.1 एनसीईआरटी का। अब इसके बाद में तुम लोग सोल्व करके पेपर कंसेप्ट समझ गई नहीं कि क्या करना है, अगर पेपर में आए तो बस इतना ही तक करके छोड़ दो। ठीक है, तो हाफ मार्क्स कट जाएगा, नहीं तो एग्जामिनर सोचेगा कि चलो इतना तो किया ना। द स्ट्रक्चरल स्टील रॉड मिल गया तुमको, आ गया, तुम मिल गया, फर्स्ट ही एग्जाम्पल है, पढ़ो एक बार। कर सकते हो, एग्जाम्पल हमने लिखा 8.1। दिखाओ, मैं करता हूँ इसको, कर सकती हो इसको, हाँ तो करो। कुछ नहीं गिवन है, दिया हुआ स्ट्रक्चरल स्टील रॉड हैज रेडियस 10 मिलीमीटर, लेंथ 1 मीटर, ए 100 किलो न्यूटन फोर्स स्ट्रेचेज इट अलोंग इट्स लेंथ,
फर्स्ट में निकालना है स्ट्रेस इलोंगेशन, कुछ नहीं अभी जो हमने बताया था वही है। जैसे ऐसे है, इस पे ऐसे फोर्स लगा दिया F और ये से फोर्स लगा दिया F, और F इक्वल टू कितना है 100 किलो का मतलब क्या होता है 10⁻³ न्यूटन, दैट मीन्स 10⁵ न्यूटन। ठीक है, तो इसमें हमको क्या फाइंड करना है, इसको हमको फाइंड करना है स्ट्रेस इलोंगेशन और स्ट्रेन। स्ट्रेस स्ट्रेन इलोंगेशन योंग्स मॉडुलस गिवन है। तो देखो इसमें हम स्ट्रेस फर्स्ट केस में स्ट्रेस निकालना है, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला हमने क्या लिखाया था, फोर्स अपॉन में एरिया। तो फोर्स गिवन है 10⁵ और एरिया कितना हो जाएगा, इसका रेडियस गिवन है 10 मिलीमीटर यानी कि 10⁻⁻² मीटर। तो पाई आर स्क्वायर कर दो, तो पाई, एक मिनट, तो इसको हम फोर्स अपॉन में पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 10⁵ और पाई होता है 3.14 और 10⁻⁻² का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। अब जो भी आएगा उसका आंसर में क्या लिखेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और बी पार्ट में हमको क्या फाइंड करना है, इलोंगेशन फाइंड करना है। तो इलोंगेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, योंग्स मॉडुलस। तो योंग्स मॉडुलस इक्वल टू होता है एफ एल ए डेल्टा एल। ठीक है, तो इससे हम डेल्टा एल इक्वल टू लिख सकते हैं एफ एल ए इंटू वाई, ऐसे लिख सकते हैं। कुछ नहीं किया, एल को यहाँ पे ले गए, वाई को यहाँ पे आ गए, तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁵ इसका लेंथ कितना गिवन है 1 मीटर, और एरिया तो हो जाएगा 3.14 इंटू 10⁻⁻4 कर दो, और योंग्स मॉडुलस बताओ, तो 2 इंटू 10⁻11, और आफ्टर सॉल्विंग इसमें हम क्या लिखेंगे मीटर, डेल्टा एल है तो मीटर ही होगा। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट में है सी पार्ट में है स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन में एल होता है। तो इसमें दो मेथड है, यहाँ से डेल्टा एल निकालो, इसकी वैल्यू पुट कर दो इसमें एल, या तुम ऐसे कर सकते हो। अभी योंग्स मॉडुलस इक्वल टू हमने क्या बताया था, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। तो स्ट्रेन इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस अपॉन में योंग्स मॉडुलस, और ये हम लिख सकते हैं एफ अपॉन में ए इंटू वाई, ऐसे लिख सकते हैं। और या जैसे मर्जी हो, डेल्टा एल अपॉन में एल निकालना है, यहाँ हमने क्या लिया डेल्टा एल निकाल दिया, और एल तो 1 मीटर है ये है, तो डेल्टा एल जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, डेल्टा एल जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। या तुम ऐसे निकाल सकती हो, ऐसे स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन इक्वल टू योंग्स मॉडुलस, तो स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन में वाई, और ये सब तो गिवन ही है 10⁵, और ये हो जाएगा 3.14 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर इंटू योंग्स मॉडुलस 2 इंटू 10⁻ कितना हो जाएगा 11, और आफ्टर सॉल्विंग इसका यूनिट क्या लिखेंगे, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। हाँ वही योंग्स मॉडुलस है, और वही बल्क मॉडुलस हो जाएगा, वही शियर मॉडुलस हो जाएगा, आगे देखते चलो। अगर लॉन्गिट्यूडनल हो या कंप्रेसिव हो तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, योंग्स मॉडुलस हो जाएगा। हाँ हुक्स लॉ से ही है वो लॉन्गिट्यूडनल, अगर मान लो कि वॉल्यूम में चेंज करे तो बल्क मॉडुलस हो जाएगा। अच्छा इसका सेकंड भी देख लो, सेकंड थर्ड देख लो, सेकंड भी एकदम इजी ही है। दिया हुआ ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2.2 मीटर एंड ए स्टील वायर ऑफ लेंथ 1.6 मीटर बोथ
diameter 3 mm are connected end to end. When stretches by a load, the net elongation of is found 0.70 millimeter. Obtain load applied. तो इस पे बताना है कि लोड कितना अप्लाइड होगा। हाँ बताओ कैसे निकालेंगे। हाँ कितना उस पे वेट हमने लगाया, और नेट इलोंगेशन गिवन है। चलो करके देखो एक बार। टू, एग्जाम्पल 2। देखो ऐसा है, ये कुछ ऐसे हमने किया हुआ है, दो रड है, एक किसका है, एक कॉपर है और दूसरा स्टील है। और मान लो कि यहाँ पे हमने वेट W कर दिया, वेट दैट इज mg हमने W कर दिया, ऐसे कर दिया। तो इसमें मान लो कि इलोंगेशन होता है डेल्टा LC और इसमें डेल्टा LS। तो गिवन है हमको डेल्टा LC प्लस डेल्टा LS इक्वल टू 0.7 मिलीमीटर। तो 10 टू पावर कितना हो जाएगा, -3। तो इसको हम 7 इंटू 10 टू पावर क्या लिख सकते हैं, -4 मीटर, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसमें डेल्टा LC निकाल देते हैं, डेल्टा LS निकाल देते हैं। तो अभी हमने फार्मूला लिखाया था योंग्स मॉडुलस इक्वल टू F, और दोनों में सभी में टेंशन क्या होगा, सेम होगा, सभी में टेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो F और L0 अपॉन में A इंटू डेल्टा L, दो सब में टेंशन सेम होगा। इलोंगेशन डिफर करेगा, लेकिन यहाँ तो वेट सेम है और इसके वेट को कंसीडर नहीं करना है, तो इसको हम जस्ट लाइक ए सिंगल स्ट्रिंग मानेंगे। जैसे एक ही स्ट्रिंग है तो इसमें टेंशन डिफरेंट डिफरेंट होगा या सेम होगा, सेम होगा। तो अब इस केस में डेल्टा L का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, T ले लो, T L0 अपॉन में A इंटू वाई। ठीक है, अब हम लिखते हैं डेल्टा LC, तो T LC अपॉन में AC इंटू YC कर दिया, कॉपर के लिए कर दिया हमने। ठीक है, अब बताओ इसका टेंशन तो W मान लेते हैं, वेट ही तो निकालना है, W या T निकाल लो, T ही निकाल लो, तो T लिख लेते हैं। अच्छा LC बताओ, कॉपर का लेंथ बताओ, 2.2 मीटर। अच्छा क्रॉस सेक्शनल एरिया बनाओ, उसका रेडियस बताना कितना गिवन है, 3 mm। तो इसमें हम लिख सकते हैं पाई, तो 3.14 डायमीटर गिवन है, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा, 1.5। तो पाई R स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये लिख देंगे 1.5 इंटू 10 टू पावर -3। और योंग्स मॉडुलस बताओ कॉपर का, पीछे टेबल से देखो, कॉपर का देखो, और 10 टू पावर देखो 120 इंटू 10 टू पावर 9। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा डेल्टा LC, कॉपर में कितना इलोंगेशन हो गया ये निकाल लिया हमने। ठीक है, और फिर सिमिलरली इसी टाइप से हम निकालेंगे कितना, डेल्टा LS। तो इसमें हम लिख देंगे T और LS अपॉन में AS इंटू YS, तो ये हो जाएगा T। इसका बताओ लेंथ बताओ स्टील का, 1.6, अच्छा मीटर में है, और इसका 3.14, और रेडियस तो उतना ही है, सेम ही है, 1.5 इंटू 10 टू पावर -3 का स्क्वायर कर दो,
2 इंटू 10⁻11 कर दो, ठीक है, और डेल्टा एल एस आ गया, ठीक है, ठीक है। और ए गिवन है कि डेल्टा एल एस प्लस डेल्टा एल सी इक्वल टू 7 इंटू 10⁻ कितना गिवन है, -4 गिवन है। अब इस दोनों में से क्या करो, टी कॉमन ले लो, टी दोनों करेंगे तो टी कॉमन हो जाएगा, तो टी कॉमन ले लो और जो भी आए 7 इंटू 10⁻4 करो, और फिर ये चीज़ जो भी है उसको डिवाइड करके आंसर करो, -4। अब ये काम तुम लोग खुद करो। यहाँ पे ए है डेल्टा एल सी और डेल्टा एल एस, उसमें पुट करो और टी दोनों में है, टी कॉमन ले लो और फिर इसको जो भी है उसको नीचे डिवाइड कर दो और उतना ही करके छोड़ के आंसर लिख दो न्यूटन। तुम क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ करो। अभी बताओ ये मुश्किल है या इजी है? क्या कैलकुलेशन मुश्किल तो है, मैं बताया था कि कैलकुलेशन मुश्किल है। अब क्वेश्चन नंबर 3 तुम लोग घर से ट्राई करके रखोगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बल्क मॉडुलस। बस छोटा सा एक टॉपिक है बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस क्या होता है, वही के कांस्टेंट है, उसी को बल्क मॉडुलस कब करेंगे, जब चेंज इन वॉल्यूम हो जाए, ठीक है। तो सेम इसी टाइप से है, जैसे जब वॉल्यूम स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन की बात करेंगे तो जो कांस्टेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बल्क मॉडुलस हो जाएगा। जब शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन की बात करेंगे तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो जाएगा। बस यही करना है और उसके बाद में बस चैप्टर कंप्लीट। शियर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, उसके बाद में क्या, अच्छा कराऊंगा। अच्छा ये बताओ मेट्रो का पिलर कैसे बना होता है, ऐसे या ऐसे? मेट्रो का पिलर देखो यहाँ पे, मेट्रो का पिलर ऐसे होता है या मेट्रो का पिलर कुछ ऐसे होता है? ऐसा क्यों, ऐसा क्यों बनाते हैं, ऐसा क्यों नहीं बनाते हैं? क्या बेस? अच्छा ये बताओ कि जैसे कील जो है हम दीवार में लगाते हैं तो उसका जो पॉइंट होता है वो नोकीला होता है, ऐसा क्यों? एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। प्रेशर का फॉर्मूला कितना होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। एरिया हम कर देंगे तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो ये इजीली अंदर चला जाएगा। और यही रीजन इसमें भी है। अगर सेम फोर्स देखो, सेम फोर्स यहाँ पे और यहाँ पे हम एग्जर्ट करें तो किस बेस में प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा या इसका ज़्यादा होगा? पहले वाले का प्रेशर ज़्यादा होगा, नीचे धंस जाएगा ये। इसलिए ऐसे बनाते हैं कि यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाए, कम हो जाए, और प्रेशर कम हो जाएगा तो वो इजीली धंसेगा नहीं तो पिलर ही धंस जाएगा तो फिर मेट्रो क्या चलेगा, ठीक है। तो ये भी रीज़न है इसमें कि हम पिलर को, मेट्रो पिलर को ऐसा नहीं बना के हम ऐसा बनाते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि बेस एरिया हम ज़्यादा रखते हैं, तो बेस एरिया ज़्यादा रखेंगे तो यहाँ पे और यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, कम होगा। प्रेशर कम होगा तो ईजिली ये अंदर नहीं जाएगा। लेकिन अगर ऐसा बना दें तो ये क्या होगा, अगर ऐसा बना दें तो ईजिली अंदर चला जाएगा, ठीक है। इसलिए सब, तो ये सब रीज़न है बस। तो मैं तो सोचा था कि बल्क मॉडुलस और शियर मॉडुलस आज मैं बता दूं, कुछ नहीं है। देखो कंप्रेसिव स्ट्रेस से स्ट्रेन का जब हम रेशियो लेते हैं तो बल्क मॉडुलस हो गया। वॉल्यूम स्ट्रेस और स्ट्रेन का लेंगे तो यंग्स मॉडुलस, कंप्रेसिव स्ट्रेन का यंग्स मॉडुलस, और वॉल्यूम स्ट्रेस से स्ट्रेन का रेशियो लेंगे तो बल्क मॉडुलस।
और शियर स्ट्रेस स्ट्रेन का रेशियो लेंगे तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी शियर मॉडुलस, बस यही चैप्टर है और सब पे क्वेश्चन यही। अभी अभी हमने इलोंगेशन निकाला, बल्क मॉडुलस हम निकालेंगे कि वॉल्यूम में कितना चेंज होगा, उसमें स्ट्रेस स्ट्रेन कितना होगा बस। और शियर मॉडुलस में निकालेंगे कि अगर इसको हमने ऐसे फोर्स लगा दिया ऐसे ऐसे तो ए एक्स कितना होगा, इसमें एक्स हम निकालते हैं। ठीक है, बस यही चैप्टर है। ठीक है, तो ये मत बोलना कि ये मुश्किल चैप्टर है। ठीक है कैलकुलेशन मुश्किल है तो कोई बात नहीं, कैलकुलेशन मुश्किल है तो ये भी सेकंड चलेगा,